गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार, आप सभी को हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज नए सिरे से हम इस सप्ताह में अपनी फर्स्ट की बुक का गद्यांश, जिसका पाठ का शीर्षक है मेरी पहली शिखर यात्रा। और कौन बता रही है ये बताने वाली कौन है, इसके बारे में यहाँ दिया गया है कि भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट की शिखर को फतेह कर चुकी थी, जिनका नाम लिया जाता है बचेंद्री पाल। ठीक है, तो इसके राइटर भी यही है। बचेंद्री पाल कौन है और ऐसे कौन से क्षेत्र में जन्मी थी जिसकी वजह से इनको जो है माउंटेनियरिंग की ओर बहुत ज्यादा रुचि थी। यानी पर्वतारोहण, पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, खतरनाक होता है, लेकिन इस महिला में एक ऐसा जज्बा था, एक ऐसा जुनून था और इसके हौसले इतने बुलंद थे कि महिला होने के बावजूद जो उसके क्षेत्र में किए जाने वाले कटाक्ष थे कि वह बहुत नाजुक होती है, वह बहुत कोमल होती है, इन सारे मत थे, इनके जो विचार थे लोगों के, उनको बदलना था। यानी वो उन सारी चीजों को क्या करना चाहती थी, बदल देना चाहती थी, वहां बदलाव लाना चाहती थी, लोगों को ये बता देना चाहती थी कि वास्तव में महिलाएं भी जो है वो बहुत कर्तव्य ऐसे साहसपूर्ण कार्य कर सकती हैं। तो बचेंद्री पाल का जीवन परिचय हमारे पास ये जो पाठ दिया गया है ये उसकी आत्मकथा है। और आत्मकथा के भीतर से उन्होंने किस तरह से लोमहर्षक इन पलों का वर्णन किया है। बेटा शब्दों को जरूर ध्यान देना। लोमहर्षक यानी खून खौला देने वाले, यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी घटनाएं कि जब वो इंडियन माउंट फाउंडेशन को ज्वाइन करने के बाद और उसके बाद वो अपने संघर्ष को करते करते, अपने प्रयासों को अनवरत लगातार करते करते किस क्षण उस माउंट एवरेस्ट की शिखर को छूती है, वहां उसको चुन करके उसको अपना श्रद्धा और सम्मान नमन करके किस तरह से राष्ट्रीय झंडे को वहां फहराती है और उन क्षणों में वो किस तरह की अनुभूति को सहन करती है, महसूस करती है, उन सारे लोमहर्षक पलों का यहाँ पर उसने वर्णन किया है कि जब कैंप उसने ज्वाइन किया था और कैंप को ज्वाइन करते हुए जिस समय, जिस पल, यानी उस पल का वर्णन जब उसने जो है शिखर फतह किया था, शिखर फतह करने वाले वहां तक के क्षणों का उसने वर्णन किया है। तो आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम अपने पाठ परिचय से ही अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पाठ परिचय में हम आते हैं हमारे इसी राइटर के यानी लेखिका जो है इनके परिचय के बारे में। तो बात आती है इनका जन्म के साथ साथ इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस तरह की थी, पारिवारिक स्थिति में किस तरह से इनको संघर्ष का सामना करना पड़ा और संघर्ष के सामना करते हुए किस तरह से उन्होंने अपने उद्देश्य को परिणित किया, उद्देश्य की परिणति के पश्चात और इन्होंने जो है सम्मान प्राप्त किए। कौन कौन से सम्मान प्राप्त किए, ध्यान दीजिए बेटा। जन्म इनका जो है वो 24 मई 1954 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के। हाँ, तो यहाँ जैसा कि मैं बता रही थी कि इनका जन्म कब हुआ? 24 मई 1954 को। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के चमोली जिले के बंपा नामक गांव में हुआ। ठीक है, बंपा नामक गांव में हुआ। तो वहां जो परिस्थितियां थी वो पहाड़ी इलाका था और पहाड़ी इलाके में स्कूल जाना, स्कूल से वापस घर की ओर आना या किसी और कार्य के लिए घर से बाहर निकलना, तो पर्वतों पर चढ़ना और उतरना इनका दैनंदिन अभ्यास बन चुका था। यानी प्रतिदिन इनको ऐसे कार्य करने पड़ते थे जिसकी वजह से इनको कई मील जो है पर्वतों पर ऊपर चढ़कर जाना पड़ता था और उतरकर आना भी पड़ता था। तो पर्वतों पर चढ़ना और उतरना उनका दैनिक प्रयास था, यानी डेली की हैबिट थी। और इसी हैबिट के चलते उन्होंने अपने भीतर एक उद्देश्य, अपना एक जुनून बना लिया कि वास्तव में मुझे भी कुछ ऐसा कार्य कर दिखाना है जिससे महिलाएं जो है वो इस समाज की जो परिपाटी या जो रूढ़ी है वहां पर उसको फेर बदल करके, उसको पलट करके एक नया दृश्य अंकित किया जा सके।
तो 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले के बंपा नामक गांव में जन्मी थी। इनकी माँ का नाम था हंसा देवी नेगी और इनके पिता का नाम था किशन सिंह पाल और ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। इनसे बड़ा भी एक भाई था और इनसे छोटा भी एक भाई था। तो अब जो है किशन सिंह पाल जो है मात्र एक कृषक थे और किसान परिवार में जो ये बछेंद्री पाल जन्मी थी, तो इनको जो है अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि 8वीं तक की पढ़ाई इन्होंने पास कर ली थी और 8वीं तक की पढ़ाई को पास करने के पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने जो है सिलाई कढ़ाई आदि कार्यों को करते हुए थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किया करती थी और उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं चलाया करती थी। जब इन्होंने कक्षा 10 की परीक्षा पास करी और वो भी अच्छे अंकों से, तो उन्हीं के यानी बछेंद्री पाल के विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इनके पिता को बुलाया और इनके पिता को जो है अपनी उन्हीं की बेटी की आगे की पढ़ाई को जारी रखवाने के लिए उनको सहमत किया। यानी जब उनके पिता इस चीज की सहमति दे चुके थे तो उन्होंने आगे और अध्ययन करते हुए न केवल कक्षा 12 बल्कि बीए फिर एमए यानी उन्होंने संस्कृत जैसे विषय में एमए किया और बीएड की डिग्री भी हासिल की। इतनी संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति में भी इन्होंने अपने अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखा। तो लेखिका ये मानती है कि शायद मेरी यही उद्देश्य के प्रति जो जुनून की पराकाष्ठा थी उसी का ही परिणाम था कि मैं हिमालय जैसे पर्वत शिखर की चोटी को या शिखर को जो है जीत सकी, विजय फतह कर सकी, उस पर विजय हासिल कर सकी। उसका यही कारण था कि मैं अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण आसक्त हो चुकी थी। अब इनके परिवार में जो पारिवारिक स्थिति है उसके बारे में बताया कि आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहे थे वहां, लेकिन वहां सोच भी अलग थी। वो क्या मानते थे कि लड़कियों को और महिलाओं को बहुत नाजुक और कमजोर माना जाता था। तो बछेंद्री खुद बता रही है कि मेरा जो बड़ा भाई है, मैं जब पहाड़ चढ़ती थी तो मेरा बड़ा भाई मेरी इस कार्य को देखकर मुझे तो उसके लिए मना किया करता था, रोका करता था, लेकिन उसी से छोटा 6 साल छोटा भाई था तो बड़ा भाई उसको मोटिवेट करता था, प्रोत्साहन देता था कि वो और जो है पर्वतों पर चढ़ाई करे। लेखिका को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो ये मानती थी कि जो कार्य छोटा भाई कर सकता है उस कार्य को तो मैंने लेखिका खुद और भी अच्छे ढंग से कर सकती था। तो उसका ये विश्वास था और इसी कारण अपने विश्वास को जारी बनाए रखते हुए उसने इस बात को जो है अपने दैनिक अभ्यास में प्रयास में बनाए रखा। वो जो है उनका परिवार जो है पहाड़ी इलाके में था, तो जब बारिश का मौसम हुआ करता था उस समय वो पहाड़ी इलाके के घर को छोड़ करके मैदानी हिस्सों में आ जाते थे। अब जब मैदानी हिस्सों में रहते थे तो वहां से अपने स्कूल जाने के लिए उनको कई मीटर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था और वापस से उतर कर अपने घर की ओर आना पड़ता था। तो पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना उनका दैनिक क्रम था और इसी क्रम के कारण उनका एक जो आदत बन चुकी थी और उसी आदत का प्रयास था कि ये जो है माउंट एवरेस्ट या ऐसी कई चोटियों को फतह करने में सफल हो सके। अब लेखिका ये मानती है कि पारिवारिक स्थिति में एक तो एक दक्षिणी की सोच थी और दूसरी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तो लेखिका ने कई ऐसे कार्य भी किए जिससे थोड़ा गुजर बसर हो सके, रोजगार प्राप्त हो सके, लेकिन उन कार्यों में इतना रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता था जिससे कि जो स्थिति है घर की वो अच्छे ढंग से चल सके। इसीलिए क्या हुआ, एक बार उन्होंने ऐसी कुछ वहां पर खबर सुनी। क्या खबर थी कि इंडियन माउंटेन फाउंडेशन नामक एक संस्था थी और उस संस्था ने जो है अपनी एक खोज जारी करी। उस खोज के माध्यम से वो ये पता लगाना चाहते थे कि जो महिला पर्वतारोही इस बात के लिए सहमत है और उत्सुक है कि वो पर्वतारोहण करना चाहती है और इस कैंप को ज्वाइन करना चाहती है, तो ये जो बछेंद्री पाल है जब इनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपना नाम भी उसको दे दिया। अब उस पूरे कैंप में क्या थे, 700 महिला प्रतिभागी थे और 11 पुरुष प्रतिभागी थे। वहां पर भी सबसे पहले अपनी जो है योग्यता वहां पर प्रूव करनी थी, साबित करनी थी। तो जो बछेंद्री पाल है उनको एक टारगेट दिया गया
टारगेट क्या था कि आपकी बुक में भी दिया गया है, इंट्रोडक्शन में वहां पे बताया गया है कि ट्रेनिंग के दौरान 7,500 मीटर ऊंची एक चोटी है, शिखर है पर्वत का, जिसका नाम है मान चोटी। 7,500 मीटर ऊंची उस चोटी पर तुरंत ही वो जो है बछेंद्री चढ़ गई, चढ़कर उतर आई और कई सारी इस तरह की चोटियों को चढ़कर उतरकर उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। और आखिर वह दिन आ ही गया जब उनका ये जो पूरा ग्रुप था वो माउंट एवरेस्ट के लिए प्रयास कर चुका था, यानी वहां से रवाना हो चुका था। तो एक तो था उनका खुद का कैंप, और उस कैंप से वो किस तरह से बेस कैंप, कैंप 1, 2, 3, 4, 5, फिर साउथ पोल कैंप और अंतिम 7वां था शिखर कैंप। इन 7 कैंपों की यात्रा को करते हुए अंत में यहाँ पर तारीख दी गई है 23 मई 1984। ये वो क्षण था, ये वो तारीख थी जब एक कीर्तिमान रखा गया था, किसके द्वारा, बछेंद्री पाल के द्वारा। कौन सी? पहली भारतीय पर्वतारोही जिसने क्या किया था, जिसने एवरेस्ट फतह किया था। और एवरेस्ट फतह करने वाली वो पहली भारतीय पर्वतारोही महिला बन गई थी। इस तारीख को 23 मई 1984 को समय दिया गया है दोपहर का। समय था 1:07। कब का था ये? दोपहर का समय था। और ये वह क्षण था जिस क्षण में रोम हर्षक पल, यानी रोंगटे खड़ी कर देने वाली, खून खौला देने वाली एक ऐसी घटना घटित हुई कि इस महिला पर्वतारोही ने अपने अथक प्रयासों से एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर न केवल फतेह हासिल करी बल्कि हमारे भारत का झंडा भी वहां लहराया और बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ी और वहां पर बता दिया कि वास्तव में महिलाएं भी ऐसे कार्य कर सकती हैं जिनको पुरुष आसानी से कर सकें। तो यानी महिलाएं जो है वे समस्त कार्य कर सकती हैं और अपने आप को साबित कर सकती हैं। इसी क्षण के कारण एक नया कीर्तिमान जो रिकॉर्ड किया गया, इसी के कारण इनको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया और साथ में इनको भारत के पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। भारत के लिए अंदर दिया जाने वाला जो बहादुरी का पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार भी बछेंद्री पाल को दिया गया। अब बात आती है इनकी मृत्यु। तो बेटा इनकी मृत्यु नहीं हुई है। आप जो है आप के कार्य के लिए एक टाटा आयरन नामक कंपनी कार्यरत है। इस टाटा आयरन नामक कंपनी के द्वारा पर्वतारोहियों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिससे वो जो है ट्रेनिंग करते हुए आगे ऐसे कार्यों के अंदर अपनी महारत जो है दिखा सके। तो ऐसे पार्ट की कंपनी जो टाटा आयरन है उसके अंदर वो खुद एक बहुत अच्छे जो प्रशिक्षण कोच है उसका कार्य कर रही हैं। कौन? बछेंद्री पाल। वर्तमान में पार्ट के लिए प्रख्यात एक टाटा आयरन जो कंपनी है जो ऐसे पर्वतारोहियों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है और उसी प्लेटफॉर्म दिए जाने वाले प्रतिभागियों के लिए बछेंद्री पाल खुद एक जो है प्रशिक्षण कोच का कार्य कर रही है। यानी वे जो है लोगों को, जो नए नए आने वाले प्रतिभागी हैं उन लोगों को गाइड करती हैं, ट्रेनिंग देती है और खुद एक ट्रेनर की भूमिका निभा रही है। तो ये तो था इनका जीवन का परिचय। अब बात आती है बेटा हमारे पाठ के परिचय की। पाठ जैसा कि इसमें दिया गया है, मेरी पहली शिखर यात्रा। मेरी पहली शिखर यात्रा पहली किसकी? बछेंद्री पाल की। आपने नाम सुना हुआ है तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे भी वह पुरुष है जिन्होंने एवरेस्ट को 7 बार विजिट किया है, 7 बार फतह किया है। तो इस कैंप में जो है तेंजिंग नॉर्गे जो है वो अपनी बेटी को लेकर आते हैं और वो भी बछेंद्री पाल से न केवल मुलाकात करते हैं बल्कि मोटिवेट करते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छी पर्वतारोही लड़की हो, तुम्हारे लिए तो एवरेस्ट फतह करना बाएं हाथ का खेल है। तो आइए पाठ का परिचय मैं आपको समझा रही हूँ
और पाठ का परिचय आज प्राप्त करने के पश्चात हम कल की क्लास में अपनी किताब के माध्यम से इस पूरे पाठ का अध्ययन और अध्यापन करेंगे। मैंने आपको एक डेट बताई थी, कौन सी? 23 मई 1984। ये क्या तारीख थी? ये वो तारीख थी जब बचेंद्री पाल ने अपनी पहली शिखर यात्रा तय की थी और वहां माउंट एवरेस्ट के 8,884 मीटर की शिखर चोटी को जीता था। शिखर चोटी को जीता था। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो बात थी 7 मार्च की। 7 मार्च 1984 को क्या हुआ था? 7 मार्च 1984 को जो कैंप था, जिसमें मैंने आपको बताया 7 महिलाएं थी और 11 पुरुष थे, उन लोगों का एक कैंप था। ये जो कैंप था ये कहाँ के लिए रवाना हुआ? ये रवाना हुआ दिल्ली से। सीधे कहाँ जाना था उनको? काठमांडू। अब आपको पता है काठमांडू किसकी राजधानी है? ये राजधानी है नेपाल की। और ये जो नेपाल है, ये नेपाल के नजदीक ही पड़ता है कौन? माउंट एवरेस्ट। नजदीक तो खाली नाम लिया जाता है, क्योंकि पहाड़ चढ़ते चढ़ते दांतों तले पसीना आ जाता है। यानी इतनी मुसीबतों भरी, ऐसी मुश्किलों भरी जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो उन लोगों को तय करना था। तो ये जो लोग थे, लोगों का ये जो दल है, समूह है, इस दल ने 7 मार्च को 1984 को दिल्ली से रवानगी ली। किसके थ्रू? हवाई जहाज के थ्रू, एरोप्लेन के द्वारा वो कहाँ पहुंचे? काठमांडू पहुंचे। काठमांडू में आपको पता है जिसकी कंट्री बनती है, वहां पे देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल की ये क्या थी? राजधानी थी। यहाँ नेपाल में आपको पता है लोगों को क्या कहा जाता है? शेरपा कहा जाता है। नेपाल में रहने वाले जो लोग हैं उनको शेरपा के नाम से पुकारा जाता है। ये शेरपा जो है, वहां जब ये दल के साथ 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुई, तो काठमांडू पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को गौर से देखा। माउंट एवरेस्ट को जब उन्होंने गौर से देखा तो उनको लगा कि वास्तव में ये पर्वत तो बहुत आसान है, इस पर चढ़ना बहुत ही आसान है। और उसको देखा तो वहां जो नेपाल है, नेपाल के जो लोग हैं, यानी जो नेपाली लोग हैं, नेपालियों में यही पर्वत सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बेटा बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। काठमांडू यानी नेपाल में रहने वाले जो शेरपा लोग हैं, वो यानी जो नेपाली लोग हैं, वो सागरमाथा के नाम से संबोधित करते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को। और माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहने का क्या कारण है? आपको पता है कि वहां जो समुद्र, हिमालय के बिल्कुल नीचे की तरफ जो समुद्र है, यानी हिमालय के पैरों की तरफ समुद्र आ गया, पैरों की तरफ समुद्र है, और सागर का माथा यानी सिर और शीर्ष पर पर्वत में विराजमान है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट को नेपाली लोग जो हैं सागरमाथा के नाम से संबोधित करते हैं। वो ये मानते हैं कि समुद्र जो है वो समुद्र इस पहाड़ के पैरों की स्थिति में है, यानी नीचे की तरफ है, और इसी समुद्र का जो शीर्ष है, शीर्ष स्तर यानी जो सिर है, यानी जो माथा है, वो माउंट एवरेस्ट माना जाता है। कि नेपाली जो है ये माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से संबोधित करते हैं। सबसे ऊंचे शिखर पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है, और वो तेज हवाएं बर्फ का एक बड़ा फूल, जिसे यहाँ दिया गया है प्लम, बनाती है। अब ये प्लम क्या है? बेटा आपने देखा है कि जब इतनी स्पीड दी गई है, यानी हवा इतनी तेज गति से बहती है, तो जो बर्फ है, सूखी बर्फ, उस सूखी बर्फ की एक बहुत बड़ी परत जो है वो उड़ती हुई नजर आती है। और सूखी बर्फ के ये जो कण उड़ते हुए नजर आते हैं, ये एक ध्वज जैसा बना देते हैं। ध्वज जैसी आकृति है, और ये ध्वज जैसी आकृति लगभग 10 किलोमीटर लंबी हो सकती है। 10 किलोमीटर लंबी हो सकती है। और इसी आकृति को ही लेखिका ने क्या बोला है? बर्फ का एक बड़ा प्लम। ये कैसा दिखाई देता है? ध्वज यानी झंडे जैसा दिखाई देता है। दोबारा से मेरी बात समझिए कि शिखर पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और शिखर पर जो बर्फ होती है वो बर्फ की छोटे छोटे सूखे कणों के रूप में होती है।
तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ये जो सूखी बर्फ के कारण है, ये इस तरह से एक लंबे प्लम यानी ध्वज का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये प्लम कितना लंबा होता है तो 10 किलोमीटर लंबा ध्वज, एक ऐसा ध्वज दिखाई देता है। इसे लेखिका ने बर्फ का एक बड़ा प्लम या फूल की संज्ञा दी है। और लेखिका ये कहती है कि हम जब वहां पहुंचे थे तो हमसे पहले एक अग्रिम दल पहुंच चुका था। वो अग्रिम दल क्या करता था कि वहां आपको पता है बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होती है। बर्फबारी के कारण जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उन रास्ते में से बर्फ को हटाकर वापस चलने योग्य मार्ग बनाने के लिए जो एक पहले कैंप गया था, पहले दल गया था, वो अग्रिम जो दल है वो उस रास्ते को साफ करके वहां आने जाने का मार्ग बना रहा था। उस दल का नेता था कौन? प्रेमचंद। अग्रिम दल का नेता कौन था? अग्रिम दल का नेता था प्रेमचंद। ठीक है। और लेखिका के दल का नेता कौन था? लेखिका के इस दल का नेता था कर्नल खुल्लर। ध्यान से सुनना और समझना बेटा, कर्नल खुल्लर। अब कर्नल खुल्लर ने क्या बताया? कर्नल खुल्लर ने इस ग्रुप को बताया कि वहां पर जो है बर्फबारी होती रहती है और इस बर्फबारी के कारण जब ये जो दल वहां पहुंचा था, ये दल जब आगे की ओर रवाना हुआ बेस कैंप तक पहुंचा तो बेस कैंप में क्या हुआ? वहां क्या हुआ कि खूब तेज स्नोफॉल होने के कारण, बर्फबारी होने के कारण जो 16 शेरपा कुली थे, उन 16 शेरपा कुलियों में से एक कुली की मृत्यु हो गई। अगर किसी की डेथ की यानी मौत की खबर सुन लेते हैं तो वहां क्या होता है, जो लोग हैं वो सारे के सारे वहां डर गए। उन्होंने दल के सारे सदस्य डर गए कि अरे, तो कर्नल खुल्लर ने उनके चेहरे पे छाए हुए अवसाद को जान करके और उनके इस दर्द को या इनके डर को दूर करने के लिए कर्नल खुल्लर ने बताया कि ये तो रोज की घटना है, यहाँ इसी तरह से बर्फबारी होती है और बर्फबारी में कई ऐसी दुर्घटनाएं होती है जिसमें किसी न किसी के व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, यानी कोई ना कोई व्यक्ति जो है मरता जरूर है। लेकिन आप लोगों को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में और इस तरह की दुर्घटनाएं यानी मृत्यु का भी सामना कभी कभी करना अवश्य पड़ता है। तो अब जब ये लेखिका जो है कर्नल खुल्लर ने इस तरह की बात के बारे में जानकारी दी तो लेखिका के मन में भी थोड़ा तो भय व्याप्त हुआ था, लेकिन वापस धीरे धीरे क्या हुआ, वो भय जो है कम हो गया और खत्म हो गया। उनको लगा कि इस तरह की घटनाएं तो वहाँ रोज की हैं। तो ठीक है, इस तरह से लेखिका जो है सबसे पहले कहाँ पहुंची? सबसे पहले बेस कैंप पहुंची। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ 7 तरह के कैंपों का भी वर्णन बताया गया है। आपके आगे प्रश्न पूछा गया है कि कितने कैंप जो है वहां लगाए गए थे। सबसे पहला जो था कैंप की स्थिति बता रही हूँ, बेस कैंप था। ठीक है, बेस कैंप के पश्चात कैंप 1, कैंप 1 के पश्चात कैंप 2, दूसरा कैंप 2 के पश्चात कैंप 3, फिर चौथा कैंप 4, फिर यहाँ पर आया, इसको नाम दिया गया, यहाँ आएगा कैंप साउथ पोल कैंप। इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये वह स्थान था जहाँ धरती का सबसे कठोर हिस्सा आता है। इसे धरती का सबसे कठोर हिस्सा कहा जाता है। और लास्ट में आता है यहाँ पर शिखर कैंप, और ये वो कैंप था जब यहाँ पर लेखिका ने जो है आगे की ओर बढ़ करके इस शिखर पर भारतीय ध्वज लहराया था। ठीक है, तो इन सारे कैंप यानी बेस कैंप से वो पहुंचे कैंप 1 पे। कैंप 1 की यात्रा को आगे बढ़ाकर कैंप 2 पर पहुंचे। किस तरह से कैंप 2 और 3 पे पहुंचे पर उनको एक बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। ध्यान दीजिए, वो दुर्घटना क्या थी कि रात्रि के समय दल के ये सारे सदस्य जो है वो सो रहे थे, तो लेखिका भी अपने कैंप में सो रही थी। लेखिका के साथ उसके दल के 2 सदस्य और थे। अचानक खूब तेज, बहुत तेज आवाज हुई, जैसे कहीं बहुत बड़ा उल्का पिंड फूटा है, और घर्षण के साथ वो आवाज जो है तेजी से उनकी ओर आने लगी, और उनको रोंदते हुए और वो जो आवाज थी वो आगे की ओर निकल गई।
जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि लेखिका जो थी उन्होंने अपने आप को बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ पाया। वो घटना क्या थी कि आपको पता है हिमस्खलन होता है, यानी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे जमीन में थोड़ी बहुत या तो गर्मी से वो पिघल जाती है बर्फ, या किसी अंदरूनी यानी जमीन के अंदर भी कई ऐसी संरचनाएं हैं, परतें हैं, जब उनमें थोड़ा बहुत विचलन होता है तो उसकी वजह से थोड़ी सी भूकंप वाली स्थिति आती है, जिसकी वजह से ऊपर की बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो टूट टूट कर नीचे की ओर गिरने लगती है। इसे कहते हैं हिमस्खलन। इस घटना को कहते हैं हिमस्खलन। और हिमस्खलन के कारण बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो था वो ऊपर से गिरते हुए लेखिका के कैंप पर आकर उसके कैंप को भी रौंदते हुए आगे की ओर बढ़ गया। तो लेखिका ने जब आंख खोली तो उसने अपने आप को बर्फ की एक मोटी परत के नीचे दबा हुआ पाया। लेकिन लेखिका ही दल का एक सदस्य था, उस सदस्य ने अपनी स्विच छुरी आपने देखी होगी कई बार, एक छोटा सा इस तरह का जो हथियार औजार है वो अपने हाथ में रखा जाता है, उसका बटन दबाते ही वो एकदम से चाकू जैसा निकलता है। उस छुरी के माध्यम से उन्होंने बर्फ की उस परत को जो लेखिका के चारों ओर छाई हुई थी उसको खोद कर हटाया। जब लेखिका को थोड़ी सांस आई और सांस के जरिए उसको जीवन जो है मिल पाया था। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो वहां लेखिका जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। हमारे बीकानेर के भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वतारोही जिनका नाम है गगन बिस्ता, वो भी इस कैंप में इस लेखिका के साथ थे, बछेंद्री पाल के साथ थे। ठीक है। और इस तरह से ऐसे लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करते करते लेखिका जो है 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट के मुख्य शिखर पर पहुंचती है। दोपहर के 1:07 पर वो उस शिखर पर जैसे ही पहुंचती है तो आगे की ओर देखती है तो आगे की ओर ढलान थी, यानी आगे पहाड़ और कुछ नहीं था, सबसे तीखा नुकीली जगह थी और उस नुकीली जगह पर एक व्यक्ति के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। तो वहां लेखिका के साथ एक व्यक्ति और पहुंचे थे जिनका नाम था लोकसांग। लोकसांग तो पीछे रह गए थे क्योंकि वो गाइड, जो वहां पर पर्वतारोहियों को गाइड करने वाले होते हैं, वो ट्रेनर की भूमिका निभा रहे थे। लोकसांग वहां रुके क्योंकि वो कई बार वहां पर जो है आ जा चुके थे। वहां ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है आपको पता है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी साथ में ले जाने थे। और हम जब अपने लेसन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह के और खतरों का सामना लेखिका ने किया था, कौन कौन से साथी थे जो उससे पीछे छूट गए थे और किन किन साथियों के साथ में उसने एवरेस्ट को फतेह किया था। दोपहर के 1:07 बजे शिखर को पहुंची थी तो उसने देखा कि आगे की ओर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। झुककर देखा तो वो नुकीली जो चोटें थी वो सीधे ढलान में बदल चुकी थी। तो लेखिका को लगा कि यही अंतिम छोर है और वहां उस व्यक्ति को लेखिका ने चूमा और वहां जो है अपने साथ एक हनुमान चालीसा लेके गई थी, उसको उस लाल रंग के कपड़े में बंद करके उस जगह में दफना दिया और अपने माता पिता को याद किया और कर्नल खुल्लर ने इस चीज की लेखिका को बधाई भी दी। वहां एक फोटोग्राफर था, उसने भी ऐसे लोमहर्षक पलों को जो है अपनी तस्वीरों में कैद कर लिया। तो इस प्रकार जो है लेखिका ने अपनी पहली शिखर यात्रा को विजिट किया था और वो पहली भारतीय पर्वतारोही बनी थी जिनका नाम था बछेंद्री पाल। पूरे विश्व की 5वीं महिला और पूरे भारत की पहली महिला पर्वतारोही। तो मैं ये मानती हूँ कि आज जो है मात्र परिचय के तौर पर आप लोगों को ये पाठ और लेखिका का परिचय अच्छे से समझ आया होगा। कल की क्लास में हम अपनी पुस्तक के माध्यम से इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो कृपया अपने पुस्तकों के साथ उपस्थित हो। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।